सर जो टिप मिलती है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन के बिना किसी को पकड़ना मुश्किल है, और टिप का जो होता है वो बहुत मेन रोल आता था। हम बता दें, टिप यानी इंफॉर्मेशन, और जिसको सुना है टिप कहते हैं। कश्मीर में टिप मिलना कितना मुश्किल था, क्योंकि मोस्टली लोकल लोग होते हैं जो ये टिप देते हैं, और देश के दूसरे स्टेट्स के अंदर क्या होता है, लोकल का सपोर्ट भी होता है। कश्मीर में उस वक्त क्या लोकल का सपोर्ट मिल जाता था इजीली, या फिर आप जो जिसको हम खबरी कह सकते हैं, उन्हें अपनी तरफ करना या उन्हें बनाना, उन्हें ट्रेंड करना मुश्किल होता था? कैसे टिप मिलती थी उस टाइम? देखिए, इजीली तो कुछ नहीं मिलता था। कश्मीर में भी ह्यूमन इंटेलिजेंस या किसी से खबर हासिल करना एक टफ काम था, लेकिन मुमकिन काम था, मुमकिन था। और आपकी कोशिश अच्छी रही, आपका ह्यूमन इंटरफेस बहुत बढ़िया है, कंडक्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, आप अपने बातचीत से, अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से लोकल पब्लिक में आपने 10-20 भी आदमी अच्छे बना लिए ना अपने दोस्त, तो आपको इंफॉर्मेशन आती थी। दूसरी बात, इसमें चांस लेना पड़ता है। कई बार कई अच्छे हैं जानकार, आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, कोई बात नहीं, ऐसा हमारे लाइफ में भी होता है। बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होते हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव हैं, फिर भी अब हेलो हाय रखते हैं उनसे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई बार चलते समय कोई कैजुअल बात कह गए, कोई छोटा सा टिप दे गए, वो आपके काम आ जाता है। अब एक लड़का आता था हमारे पास, बहुत चाय वाय पीता था, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट था आलमगीर एरिया में, हमको बहुत थोड़ा सा क्लू था। ये क्लू कैसे आता है, कितना लंबा है साहब, 6 फीट के करीब होगा। 6 फीट का आदमी 6 फीट 1 इंच भी हो सकता है, 5 फीट 11 इंच भी हो सकता है। ऐसा पानी लगा के बाल पीछे झाड़ता है, और बाल जब झाड़ता है ना तो उसको 2 तरफ इसके कर्व बनते हैं। ये सब छोटी छोटी टिप है। और उसका जो चलता है ना, दाहिने वाला होठ थोड़ा लटका रहता है, और राइट कंधा थोड़ा झुका के चलता है। और क्या है, डबल वेस्ट की जैकेट पहनता है। कश्मीर में जाड़ा बहुत पड़ता है तो जैकेट लोग ज्यादा पहनते हैं। एक तो होती है सिंगल जैकेट, एक जैकेट होती है उसमें एक डबल लेयर भी होती है, यानी अंदर का चेन और बाहर का चेन। शूज, जूता पहनता है, उस पर स्टील का एक प्लेट होता है। जैसे कई लोग सिंपल जूता पहनते हैं, कई लोग शूज में एक ऊपर छल्ला लगा होता है, स्टाइलिश थोड़े से फैंसी शू। यानी दीज आर स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। खबर देने वाले इस टाइप से डिटेल देते थे। मोबाइल नंबर तो होता नहीं था, आप किसी का मोबाइल जब नहीं होता था तो किसी की फोटो नहीं खींच सकते थे आप। कैमरा लटका के फोटो खींचना वाज नॉट अ वेरी नॉर्मल जॉब, इट अ वेरी वेरी स्पेशल जॉब। कैमरा लेके आप चलेंगे, किसी की फोटो खींचेंगे तो फोटो कौन खिंचाने देगा? ये प्रैक्टिकलिटी की बात बोल रहा हूं। तो कोई आदमी किसी आतंकवादी को या किसी सस्पेक्ट आदमी को देखता था ना, तो उसको पांव से लेकर सिर तक उसका वो होलिया बना लेता था। और इन डिटेल्स में हमने पाकिस्तानी मारे, हफ्तों लगाया एम्बुश, हफ्तों नाका, सिविल कपड़े में बैठ के जाने वालों के 1-1 घंटा पागल की तरह से देख रहे हैं, इस होलिया का कौन जा रहा है। देखते 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 कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होता है, कई हफ्ते आप देख रहे हैं कोई नहीं मिला। लेकिन अगर आप इसमें मेहनत करते हैं ना, तो फैक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक दिन लक आपको हिट करती है। तो खबर देने वाले बहुत आसानी से नहीं मिलते थे, लेकिन खबर देने वाले बहुत अच्छी तादाद में भी मिलते थे। ऑल डिपेंड्स कि आप एज एन ऑफिसर, आपने उस एरिया में खुद को प्रोजेक्ट कैसा किया है बाय वे ऑफ योर वर्क। उसके बाद आप ह्यूमन इंटरफेस में आप टैलेंट पहचानिए। टैलेंट जो डिटेल्स दे रहा है उसका ग्राउंड पे, जब आप इन डिटेल्स को लेके ग्राउंड पे इनकाउंटर करते हैं ना, तो खबर देने वाला बड़ा खुश होता है। अच्छा, वो अगले दिन बोलेगा सर क्या मेरी टिप काम आई सर, बहुत अच्छा रहा, बड़ा बढ़िया। उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। तो दैट इज हाउ वी यूज्ड टू वर्क। अब हम बात करते हैं एफटीएफ की। जैसे आपने पहले भी बताया कि कश्मीर में एक लोकल के साथ एक विदेशी आतंकी रहता था पहले, जब आप 1994 में थे। तो वो जो विदेशी आतंकी था वो ये इंश्योर करता था कि अगर हमला होने जा रहा है तो वो रुके नहीं। और एफटीएफ जैसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूं कि फॉरेन टेररिस्ट फाइटर, जिन्हें अलग अलग देशों से भेजा जाता था कश्मीर में, वो घूमते घुमाते आते थे और कश्मीर पहुंचते थे, वहां पर आतंकी घटना को अंजाम देते थे और कहते थे कि अगर पकड़े जाते तो कि नहीं जी हम तो यहां घूमने आए थे। तो उस वक्त कश्मीर में ये हालात थे कि अफगानिस्तान से आए हुए, सूडान से आए हुए अलग अलग आतंकी घूम रहे थे एफटीएफ के। उस सिचुएशन को, उन आतंकियों को, उन हालातों को आपने कंट्रोल कैसे किया? मौलाना मसूद अजहर टूरिस्ट वीजा पे आया था इंडिया में। वीजा पे क्या था, वो तो फेक पोर्तुगीज पासपोर्ट पे आया था। कराची से वो ढाका उतरा,
और ढाका से इंडिया वो चोरी से क्रॉस किया। अच्छा। तो वो टूरिस्ट पासपोर्ट पे ढाका गया, बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश से जब इंडिया आया तो चोरी से आया। ठीक, चोरी से आया और फिर पकड़ा गया, वो अलग अलग कहानी है। कहने का अर्थ कि एक आदमी मुख्तलिफ देशों से भारत में और जेएनके में जाता है और टेररिज्म का हिस्सा बनता है, वो इस बात की अलबाई या इस बात का फायदा लेके नहीं बच सकता कि नहीं हम तो घूमने आए थे। हाँ, अब जिन टेररिस्ट की हम बात कर रहे हैं, फॉरेन टेररिस्ट फाइटर की, ये इलीगली इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया आते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर के थ्रू। पाकिस्तान आईएसआई, पाकिस्तान मिलिट्री इन्हें लॉन्चिंग पैड से भारत के अंदर घुसपैठ कराती है, फायर कवर दे करके, गाइड के थ्रू, चोरी से, खराब मौसम का फायदा उठाते हुए, पहाड़, जंगल, नाला, नदी के थ्रू ये क्रॉस कराते हैं। इनके साथ गाइड्स होते हैं, वो गाइड्स इन्हें मुकम्मल जगह पे ले आते हैं। उन गाइड्स की जिम्मेदारी होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी ले आना और लोकल टेरर मॉड्यूल के साथ इनको कन्वर्ज कर देना, इनकी मेरिंग कर देना। तो ऐसे लोग इनकाउंटर में मारे जाते थे। वो ऐसे टेररिस्ट 99% इनकाउंटर में मारे जाते थे। ऐसे टेररिस्ट सरेंडर भी नहीं करते थे क्योंकि इसी मकसद के लिए आते थे। दे वर स्पेशली चोजन सेलेक्टेड पीपल टू फाइट इनसाइड कश्मीर अगेंस्ट इंडिया। ये उसका कॉन्सेप्ट रहा है, कॉन्सेप्ट था। तो फिर वो जो सिचुएशन थी कि ये आने बंद कब हुए, कब ये सिलसिला खत्म? ये बंद तो अभी भी नहीं हुए हैं, अभी भी ऐसा चल रहा है। अभी भी ऐसा चल रहा है। फर्क यही है कि अब उसकी फ्रिक्वेंसी तादाद कम हो गई है क्योंकि अभी पहलगांव में 24 अप्रैल को जो 22 अप्रैल को जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे 26 टूरिस्ट को बेरहमी से मारा, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। तो आ तो अभी भी रहे हैं, आने के तरीका में थोड़ा बदलाव हो गया है, उनकी संख्या कम हो गई है, आना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन बंद नहीं हुआ है। एम्स्टर्डम से आए हुए टेररिस्ट जो थे उन्हें आपने एनकाउंटर किया और उस वक्त आपको मीडिया ट्रायल का भी शिकार होना पड़ा। क्या थी वो कहानी उस? देखिए, ये बड़ा कम लोगों को पता है कि सन 2010, 12, 14 के बाद कुछ एक घटनाएं यूरोप में हुई, जिसमें फ्रांस में हुआ, लंदन में हुआ, कुछ घटनाएं जर्मनी में हुई, अमेरिका में हुआ, आतंकी हमले, जिनको लोन उल्फ अटैक की संज्ञा दी गई। लोन उल्फ अटैक ये है कि कोई अकेला सिरफिरा, एक सिंगल आदमी है, जिहादी माइंड है उसका, माइंड के अंदर उसने एक जिहाद का एक कल्पना किया और वो किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहता है, वो एक सेल्फ रेडिकलाइज्ड है। यानी मन के अंदर उसने एक फितूर बना लिया। उसको क्या चाहिए? एक वेपन चाहिए, भीड़ भरा एरिया चाहिए, और इतना फितूर बनाया कि उसको अपनी जिंदगी या जान से कोई प्रेम नहीं है। उसको है कि मैं अटैक करूंगा, मैं भी मारा जाऊंगा। तो वो इस तरह के एफर्ट करता है, उसको लोन उल्फ अटैक कहते हैं। उसमें कोई और दोस्त नहीं होता। ऐसे अटैक्स वर्ल्ड में बहुत हुए, लेकिन इस तरह का एक अटैक सन 2000 के विंटर्स में श्रीनगर में भी हो चुका है, जिसमें बीएसएफ की एक पेट्रोल पार्टी खयाम चौक डाउनटाउन से मॉर्निंग में पेट्रोल पार्टी रिलीव होकर अपने टैक हेडक्वार्टर ममता होटल डलगेट की तरफ जा रही है। दूरी बीच में सिर्फ 300 मीटर दूरी है। वो पेट्रोल पार्टी खाली बंकर में उस तिराहे की रक्षा करती है, निगरानी करती है। वो सुबह के समय आ रही होती है। आती कैसे है? उसकी रिलीव, उसकी बदली पार्टी वहां पहुंचती है, तब पिछली पार्टी आती है। नाइट की ड्यूटी है, रात को जो ग्रुप गया पूरी रात रहेगा, सवेरे उसे वापस आना, फ्रेश ट्रुप्स भेजने हैं, यानी चेंज करना। चेंज के बाद ट्रुप्स आ रही है। अब ये प्रोसेस दिल्ली का है। मैं उस हेडक्वार्टर में था, मेरी बटालियन थी। सवेरे करीब 7, 7:30 के करीब अचानक AK-47 की फायरिंग की तर आवाज आई। सुबह का टाइम था। तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता है कि हमारे कैंपस पे अटैक हो गया। AK-47 लिया, मैं भागा कैंपस गेट की तरफ। तब तक तो फायरिंग बंद हो गई। क्या देखा कि हमारे 2 जवानों को कुछ जवान मदद करके उठा के ला रहे हैं, गेट के अंदर ला रहे हैं, और ये चिल्ला रहे हैं, सर चाकू से अटैक हो गया। चाकू से अटैक उससे पहले मैंने कभी कश्मीर में सुना नहीं था, और उसके बाद भी नहीं सुना। अच्छा। उनके फिंगर्स कटे हुए हैं, क्योंकि जब चाकू से अटैक हो रहा है तो खुद को बचाने के लिए चाकू का ब्लेड पकड़ते हैं, तो फिंगर उनकी कट जाती है। और इस छीना झपटी में एक जवान के आंख के ऊपर स्टैबिंग भी हो जाती है। उसकी ऑप्टिकल नर्व चली गई, उसकी आंख ही चली गई एक। तो बड़ा एक हैरानी का सबब है कि AK-47 की आवाज भी आ रही है। मैं बाहर निकला तो देखा चाकू से इंजर्ड हमारे जवान अंदर आ रहे हैं। वो सब कुछ शांत। रोड पे आया तो 2 टेररिस्ट मरे पड़े हुए। जवानों से जब पूछा तो बोले, साहब हम जब अपनी पोस्ट से रोड के साइड में पैदल आ रहे थे ममता होटल,
जो हमारा टेक्टिकल हेडक्वार्टर था, अपोजिट साइड से दो लोग आ रहे थे और दोनों के हाथ में कुछ नहीं था, खाली था। मतलब वही नहीं बोले कि उन्होंने चाकू पकड़ रखा था, बोले खाली जैसे आदमी चलता है। हम भी अनमाइंडफुल थे कि दो खाली लोग आ रहे हैं, हम हथियार लेके जा रहे हैं। ऑल ऑफ सडन वो दोनों जब हमको क्रॉस किए तो दोनों झटके से मुड़े और मुड़ करके उन्होंने जैकेट के पीछे ट्राउजर में उन्होंने चाकू रखे थे, चाकू निकाला और हमको चाकू से अटैक किया और अटैक के साथ साथ हमारी राइफल छीनने लगे। उन्होंने किया, और अटैक के साथ साथ मारे और सोचा कि उसी झटके में राइफल छीन लें, उनके हाथ में वेपन आ जाए। अच्छा। राइफल छीन नहीं पाए क्योंकि राइफल चेन के साथ सिक्योर्ड थी बेल्ट से, तो छीना झपटी में उनके हाथ में मैगजीन आ गई, राइफल नहीं आ पाई। और इसी प्रोसेस में लड़के उन्हें मार भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कंफर्म नहीं है कि ये कौन लोग हैं, बिकॉज उनपे वेपन नहीं है। AK-47 पिस्टल तो है नहीं, ग्रेनेड है नहीं, क्या है, चाकू से मार रहे हैं। तो एक बार हथियारबंद जवान भी थोड़ा सा ठिठक जाता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। उसी चक्कर में इनको चोट लग जाती है। यह स्कफलिंग मोर्चे के अंदर एक संतरी देख रहा होता है क्योंकि ये सड़क पे ही होता है और सड़क से सटे हुए मोर्चे का लूप होल है। लूप होल अगर आपने कश्मीर के जवानों के मोर्चे जिसके अंदर तैनात होते हैं ना, उसमें देखने वाला जो कट बना होता है उसको लूप होल कहते हैं, जिससे वो देखते हैं। जो आयरन का बना हुआ, आयरन का है, ईंट का है, जैसे भी है। तो जो जवान ड्यूटी पे था उसके बिल्कुल सामने हो रहा था। वो बाहर आ इसलिए नहीं सकता था कि वो ईंट की चिनाई थी, वो तो बंद था मोर्चा, वो दीवार तोड़ के तो आ नहीं सकता था। तो उसने लूफोल से मारा गोली और इन दोनों को मार दिया जो स्कफल कर रहे थे, जो वो मारने छीनने की कोशिश कर रहे थे। और मारने में भी बड़ा ध्यान उसने रखा कि अपने जवान को ना गोली लग जाए, क्योंकि तो फिजिकल फाइट हो रही है ना। जब जाके पूरा सीन देखा मैंने तो मैं हैरान, मैंने कहा ये तो कमाल हो गया। उसके बाद उनकी आइडेंटिटी हमने स्टेब्लिश की तो अचानक हल्ला हो गया मीडिया में कि साहब वो 2 टूरिस्ट को मार दिया, दोनों फॉरेनर दिख रहे थे और उसमें बड़ी कहानियां चली और बड़ा मुश्किल हो गया। तो हमारे IG साहब आए, उन्होंने बोला सीन ऑफ क्राइम जैसे है वैसे रहने देना, कुछ मत करना, जो जैसे ओरिजिनल होता है लेट इट गो टू द पीपल। फिर हमने उसको चेक किया तो हमें उसके जेब से जो कुछ डॉक्यूमेंट्स निकले, फिर उसको हमने JNK बैंक से उसके डॉलर एक्सचेंज का डेटा निकाला। फाइनली हम लोगों ने आइडेंटिटी निकाल ली एंड दे वर फाउंड टू बी दी नोन क्रिमिनल ऑफ हॉलैंड। और ये टूरिस्ट हॉलैंड के थे, एम्स्टर्डम के थे, अल बकूली अहमद और एक का और नाम ऐसे था। वो चेचनिया वार वगैरह और अफगानिस्तान वार से वो मेंटली एग्रीव्ड थे। उनके दिमाग में ये जुनून था कि वर्ल्ड ओवर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और JNK इज वन प्लेस की जहां उनके साथ उनको टारगेट कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस। तो वो टूरिस्ट वीजा पर आए, दिल्ली आए। दिल्ली से वो घूमते घामते श्रीनगर पहुंचे, उनका कोई कश्मीर में कांटेक्ट नहीं था। वो टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर आया, डॉलर एक्सचेंज कराया, हाउस बोट के अंदर चेक इन किए और सुबेरे सुबेरे उन्होंने पड़बड़ रखा था कि डल गेट एरिया में बड़ी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और हर 50 मीटर पर फोर्सेस थी। सुबह सुबह निकले एंड दे टुक ए चांस। उन्होंने चांस लेने की कोशिश करी कि क्या पता चाकू मार के हथियार हमारे हाथ में आ जाए। अगर उनका कोई कांटेक्ट होता तो उनको तो हाउस बोट में हथियार डिलीवर कर देता, तो वो वेपन के साथ बहुत बड़ा कांड कर सकते थे। उस मिशन में वो सक्सेसफुल नहीं हुए, दे वर किल्ड। तो वो बड़ी रोचक स्टोरी रही, थोड़ी और डिटेल में है, बट टू कट इट शॉर्ट बाय 11:30 थिंग्स वर क्लियर कि दे वर द वांटेड क्रिमिनल्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड। फिर उनका डोजियर आया, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आई, उनके रक्सैक से जो डॉक्यूमेंट निकले, चाकू का पूरा रहस्य निकला, तब जाके केस नॉर्मलाइज हुआ।